नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। वक्त हो गया है 5 की आंच का और आज सबसे पहले बात होगी रामनवमी का पर्व आने को है और बंगाल में फिर से एक बार बवाल शुरू हो गया है। तो वहीं सरकार एक आदेश पर हिंदू संगठन और बीजेपी नेता सड़क पर उतर गए हैं। क्या है ये मामला, ये भी आपको बताएंगे। उधर वक्फ पर सरकार दोनों टेस्ट में जीत गई है और अब ये बनेगा एक्ट, लेकिन सड़क पर आकर क्यों घमासान मचा है वो भी आपको बताएंगे। तो उधर वक्फ बिल के विरोध के बहाने शाहीन बाग मॉडल का शोर बढ़ता दिख रहा है। क्या है भाईजान का इरादा, इस पर भी आप चर्चा करेंगे। उधर मध्य प्रदेश में हिंदू ग्राम पर नया संग्राम शुरू हो गया है। क्या है हिंदू ग्राम का मसला, ये भी आपको बताएंगे। वहीं एक हादसा जो 2 साल पहले हुआ और आरोपी बनाए गए, लेकिन अब सबको आरोप मुक्त कर दिया है। क्यों, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वहीं रामनवमी से पहले पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। रामनवमी पर जहां बीजेपी सड़कों पर जुलूस निकालने के लिए और रामनवमी को जोर शोर से मनाने के लिए तैयारी कर रही है, तो वहीं ममता सरकार की तरफ से सख्ती की जा रही है। पुलिस ने ऐसे किसी जुलूस की इजाजत नहीं दी है और उसकी वजह से बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी ने हावड़ा में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की इजाजत मांगी थी, लेकिन जब इसकी इजाजत नहीं मिली तो बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा और वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी तक कह डाला है। वहीं टीएमसी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया और यहां तक कह दिया कि ये दंगे कराने आए हैं। उधर कोलकाता हाईकोर्ट ने शोभा यात्रा की सशर्त इजाजत दे दी है। चलिए, पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मामले पर दिल्ली में बीजेपी सांसदों ने हंगामा किया है और दिल्ली में मौजूद बंग भवन के सामने बीजेपी के सांसद इकट्ठा हो गए, जिसमें केंद्रीय मंत्री सुकान मजुमदार भी शामिल थे। उन्होंने बंगाल की ममता सरकार पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी नेताओं को झूठे आरोप में फंसाने वाली है। दावा किया कि रामनवमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल में करोड़ों की संख्या में शोभा यात्रा निकालेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की पुलिस झूठे आरोप लगाकर बीजेपी नेताओं को फंसाएगी। और शांतिपूर्ण डिस्कशन आप लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि आप अपना शांतिपूर्ण न्याय दो, यहाँ नहीं चल रहा। तो वहीं वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया है, यानी अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए बिल जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर में इसमें संशोधन भी हो जाएगा। वक्फ बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राज्यसभा में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। किरण रिजिजू ने कहा कि हमने राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर 17 घंटे 2 मिनट तक चर्चा की। इस रिकॉर्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान एक भी व्यवधान नहीं हुआ, लेकिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ, जमकर बयानबाजी हुई, जिसके बाद यह बिल पास हुआ। वक्फ पर लोकसभा के बाद राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ, जमकर बयानबाजी हुई। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम, कौन जोड़ रहा है ये? तब से सर, जब से ये सेकुलर हो गया देश 1976 से। मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं। ये बोल रहे हैं मुस्लिम समाज आज का इशरत जहां और फलाना टेररिस्ट के साथ नाम जोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल आरोप है सर, इसको एक्सपंज करना चाहिए। राज्यसभा में जब वक्फ पर संग्राम छिड़ा तो 26/11 याद आ गया और याद आ गए वो चेहरे जो कभी संघ के नाम पर सियासत चमकाते थे। सर 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए, जाकिर नायक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है ये घोर आपत्तिजनक है
अपमानित करती है। और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनकी निंदा करता हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए। मैं खूब हंगामा, बयानबाजी चली। इस बीच एक तस्वीर ऐसी भी बनी जब पूरा सदन ठहाके लगाते हुए दिखा। इतनी हो गई है रात, मैं कर रहा हूँ वक्त व्हील पर बात। मैं दे रहा हूँ मोदी जी को साथ, मैं दे रहा हूँ मोदी जी को साथ, इसलिए कांग्रेस को मैं दिखा रहा हूँ हाथ। नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच्चे वाली, नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच्चे वाली। खड़गे साहब बजाओ जोरदार ताली। मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, नहीं तो कुर्सी करो खाली। विरोधी दलों की रात हो रही है काली, विरोधी दलों की रात हो रही है काली, नड्डा साहब बजाओ तुम भी ताली। बयानों के तीर चले, शेर और शायरी से वार हुआ। आखिर में वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से पास हो गया। In favor will say aye. Those against will please say no. I shall not put the amendment. The bill is passed. अब वक्फ संशोधन बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। अब देखना होगा वक्फ संशोधन बिल से वक्फ में कितना परिवर्तन आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। I shall not put the amendment. The bill is passed. वक्फ संशोधन बिल संसद से दोनों सदनों से पास हो गया है, लेकिन अब इसको लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा है। संसद में विपक्ष ने विरोध किया और अब सड़क पर मुस्लिम वर्ग की ओर से भी प्रदर्शन किया गया है। देश के कोने कोने से संशोधन विधेयक के खिलाफ मुसलमानों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया है। कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई समेत देश के अलग अलग स्थानों पर मुसलमानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के पास होने पर इसे जमहूरियत के लिए काला अध्याय और कलंक बताया है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि सत्ताधारी लोग ताकत के नशे में मदहोश होकर आगे बढ़ रहे हैं और सरकार ने मुस्लिम संगठनों और मुसलमानों की आवाज को सुना नहीं है। इसके खिलाफ मुसलमान शांत नहीं बैठेगा। वहीं पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे, ऐसी चेतावनी भी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए साउथ दिल्ली के जामिया नगर और शाहीन बाग जैसे अन्य संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खास तौर पर जामिया मिलिया इस्लामिया में सुरक्षा कड़ी की गई है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता कर दी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया कि कई संवेदनशील इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने नाइट पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है। तो वहीं इंदौर में वक्फ संशोधन बिल पास होने पर संतों ने जश्न मनाया और राजवाड़ा पर मिठाई भी बांटी। वक्फ संशोधन बिल पास कराने के लिए पीएम मोदी और सांसदों का धन्यवाद किया। दरअसल वक्फ संशोधन बिल संसद की दोनों सदनों से पास हो चुका है। उधर जुमे की नमाज को लेकर प्रदेश भर में प्रशासन मुस्तैद दिखा। खंडवा और भोपाल में नमाज को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। यहां पर हालांकि किसी तरीके का कोई विरोध नहीं दिखा। दरअसल वक्फ बिल पास होने के बाद ये पहला जुमा है। ऐसे में जुमे की नमाज के दौरान विरोध प्रदर्शन की आशंका थी, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
तो वहीं लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पर सियासत अब तेज हो गई है। इस बीच कई जगहों पर जहां पर लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरने का काम कर रहा है। और इस बीच बीजेपी ने खास रणनीति भी तैयार की है। वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम समाज के विरोध के बाद बीजेपी अलर्ट मोड पर है। यही कारण है कि अब बीजेपी नेता अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में विस्तार से समझाएंगे। दरअसल बीजेपी जिला अध्यक्षों को ये टास्क दिया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और लोगों को इस विधेयक के बारे में विस्तार से बताएं। जहां पर बीजेपी का कहना है कि इस मुद्दे पर कुछ राजनीतिक दल वोट की रोटियां सेकने के लिए समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि मृत मुद्दों से भटकने के लिए बीजेपी इस तरह के कानून लेकर आती है। बाकी भारत के नागरिक सब जानते हैं। वक्फ संपत्ति पे भी मुस्लिम बंधु को ही अधिकार रहने वाला है और उनके माध्यम से उनके कल्याण के लिए, खासकर गरीब वर्ग के कल्याण के लिए, और ये जो अवैध कब्जे या अलग अलग प्रकार की जो घटनाएं उनसे निराकरण करते हुए वक्फ संपत्ति का न्यायोचित तरीके से निर्धन से निर्धन व्यक्ति के हित के भलाई के लिए काम होगा। जिस पर विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए झूठ और भ्रम के आधार पर वोट बैंक पॉलिटिक्स का खेला खेलता है, तो उसके लिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं ये कर्मठ हैं और ये बिल्कुल उस पूरे मुद्दे को व्यक्तिगत रूप से हर उस छोटे कस्बे, गांव, खेड़े तक पहुंचे चाहते हैं, यानी कि हम उस सच्चाई को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। कांग्रेस ने भ्रम फैलाया था, शर्म ही नहीं आती ऐसा बोलने में। कांग्रेस का क्या लेना देना? क्या रामायण कांग्रेस ने लिखी? अगर रामायण पर कल को कोई भ्रम फैले तो कांग्रेसियों ने फैला दिया, या अगर कोई शरीयत पर कोई भ्रम फैल रहा है, किसी समाज के अंदर बातचीत हो रही तो कांग्रेस ने फैला दिया। ऐसे जो है ऐसी बुद्धिहीनता की बातें किसी देश में होती हैं? तो ही बाबा बागेश्वर का हिंदू ग्राम बनाने का ऐलान कांग्रेस को रास नहीं आया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सीएम से मुस्लिम गांव बनाने की मांग कर दी है। वहीं सोशल मीडिया पर इसे लेकर कांग्रेस नेता ने पोस्ट किया है और लिखा कि मुझे मुस्लिम ग्राम, ईसाई ग्राम और सिख ग्राम बनाने की अनुमति दी जाए। कांग्रेस की मुस्लिम ग्राम की मांग पर रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया, कहा कि हिंदू गांव परंपरागत हैं और कांग्रेस की मांग को बीजेपी विधायक ने पागलपन करार दिया है। हिंदुत्व की बात करते हैं। गांव से प्रदेश, हिंदू राष्ट्र बनेगा देश। इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना को लगभग 2 वर्ष के अंतर्गत हम सब पूर्ण करेंगे, जिसमें सदस्यता है। सदस्यता के लिए एक टीम निर्धारित कर दी है। बाबा का हिंदू ग्राम, नया संग्राम। पर हर एक धर्म के नाम पे गांव बना दिए जाएं, हर एक धर्म के गांव बनाने की अनुमति दे दी जाए। कांग्रेस का बार, बीजेपी का पलटवार। जो देश के साथ चलेगा हम उसके कदम धोकर पिएंगे, जो देश से गद्दारी करेगा उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। बाबा का प्लान, क्यों सियासी घमासान। मध्य प्रदेश में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र पर सियासत गरमा गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू गांव वाले प्लान पर बयानबाजी शुरू हो गई है। बागेश्वर धाम में देश के पहले हिंदू गांव की आधारशिला रखने के साथ ही अब नई मांग शुरू हो गई है। अगर संविधान अनुमति देता है तो फिर हर एक धर्म के नाम पे गांव बना दिए जाएं, हर एक धर्म के गांव बनाने की अनुमति दे दी जाए। लेकिन ये बात कहाँ? कल तक क्या बीजेपी के विधायक सो रहे थे? जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हिंदू ग्राम की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को आनंद आ रहा था। ऐसे ही यही एहसास दिलाने के लिए शायद मेरा ट्वीट काफी था जब मैंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ग्राम बनाने की बात कही कि अगर अनुमति मिलती है संविधान की तो बताइए, तो फिर बीजेपी के विधायकों को तकलीफ हो। कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, हिंदू गांव परंपरागत हैं। कांग्रेस की मांग पागलपन है। देश से गद्दारी करने वालों के हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। तो क्या नाम बताए वो अब्बास है, क्या है? मत घबरा, पाप मत करना, बेटियों को मत छेड़ना, देश का तिरंगा मत जलाना और सेना पर पत्थर मत फेंकना।
तेरे पर कोई खतरा नहीं है, तूने ये काम किए तो ध्यान रखना तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है। दरअसल गुरुवार को ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में देश के पहले हिंदू गांव की आधारशिला रखी थी। उन्होंने हिंदू राष्ट्र से पहले हिंदू गांव और प्रदेश बनाने का प्लान बनाया है। 2 वर्ष के अंतर्गत हम इस हिंदू ग्राम की स्थापना को कर पाएंगे, जो पूरे भारत में एक नया होगा, नवीन होगा, अद्भुत होगा कि भारत में अब हिंदू ग्राम होंगे। जब हिंदू ग्राम होंगे तो निश्चित रूप से हिंदू जिले होंगे, हिंदू जिले होंगे तो हिंदू राज्य बनेंगे, हिंदू राज्य बनेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। फिलहाल एमपी में हिंदू गांव पर नया सियासी संग्राम शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी का वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगली खबर इंदौर से है। यहां कोर्ट ने बावड़ी हादसे के आरोपियों को बरी कर दिया है। दोनों आरोपियों को ही कोर्ट ने बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने मामले की सही तरीके से जांच की। कोर्ट ने यह भी कहा कि निगम अधिकारियों को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। दरअसल कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सही तरीके से इस मामले की जांच नहीं हुई है। दरअसल 30 मार्च 2023 को रामनवमी के दिन बेलेश्वर मंदिर में बावड़ी धंसने से यह हादसा हुआ था। तो वहीं आपको बता दें कि इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई थी और इस मामले में पुलिस ने मंदिर ट्रस्ट से जुड़े 2 लोगों से सेवालाल गलानी और मुरली सबनानी को गिरफ्तार भी किया था। और अब इन दोनों ही आरोपियों को बरी कर दिया गया है, ये कहते हुए कि ठीक से जांच नहीं की गई। मुरली सबनानी ने कोई लापरवाही की है, उनके द्वारा घटना में उनका कोई रोल है। इस आधार पर श्रीमान नवम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री जितेंद्र सिंह जी कुशवाहा साहब द्वारा आरोपी गण को दोष मुक्त किया। नगर निगम और पुलिस के दोनों के ऊपर टिप्पणी की है और कोर्ट ने यह कहा है कि पुलिस द्वारा ढंग से विवेचना नहीं की गई और न ही जिन्हें आरोपी किया आया उसमें आपका 2 लोगों को बरी कर दिया गया। इस हिसाब से एक हादसा था, होनी थी, हो गया। दुखद है, बिल्कुल दुखद है, नहीं होना चाहिए था। ये दुखद हादसा था, बहुत दुखद। मेरी मिसेज जो है यहाँ बरसों से आती थी, मंदिर में दर्शन करती थी और वो भी हवन बैठी थी। हवन करके वो बाउंड्री तक, बगीचे की बाउंड्री तक पहुंची और हादसा हुआ। तो मेरी मिसेज भी चली जाती अंदर और बहुत। और अगली खबर है जबलपुर से। रांझी थाना क्षेत्र के अमानाला में कुएं की सफाई के दौरान भारी मात्रा में हैंड ग्रेनेड और कारतूस मिले हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। कुएं में और हैंड ग्रेनेड होने की भी आशंका जताई जा रही है। थाना रांझी अंतर्गत भगत सिंह वार्ड आमानाला में एक कुएं की सफाई नगर निगम प्रशासन और संबंधित पार्षद जी के द्वारा करवाया जा रहा था। वहां पर सफाई के दौरान जो आर्मी के पुराने यूज्ड कारतूस, जो इस्तेमाल किए हुए कारतूस तथा एक हैंड ग्रेनेड मिला है। चूँकि ये एरिया आर्मी से संबंधित है और पास में ही है, तो उस तरह से संभावना है कि वहाँ पर आ गए हों। अन्यथा ये जो कबाड़ी वगैरह घूमते रहते हैं या फिर अन्य बच्चे वगैरह घूमते रहते हैं, उनके द्वारा भी उनको उठा के वहाँ पर फेंका गया हो। ये काफ़ी समय पुराना है और कोई भी जो आर्म्स एमुनेशन है वो एक्टिव नहीं है, यूज्ड किया हुआ उनके खोखे हैं। 19 की उम्र में 6 राज्यों में धमक और 100 से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली एक युवती थाने पहुंच गई। युवती ने थाना अध्यक्ष से कहा कि साहब मुझे सजा दे दीजिए, मैंने अब सब कुछ छोड़ दिया है। युवती ने बताया कि वह जब 8 साल की थी तभी से देश के अलग अलग राज्यों में जाकर चोरी कर रही है। मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी पुलिस को युवती की तलाश थी। आइए दिखाते हैं युवती ने अपराध की दुनिया को क्यों छोड़ा। 19 की उम्र, 6 राज्यों में धमक, 8 साल की उम्र से शुरू की चोरी, एकदम हुआ हृदय परिवर्तन। थाने पहुंचकर बोली युवती, साहब मुझे सजा दे दीजिए। मध्य प्रदेश में
राजगढ़ जिले के 3 गांव कड़िया सांसी, हुलखेड़ी और गुलखेड़ी का नाम शायद इस देश के हर राज्य की पुलिस के जहन में हो। ये तीनों गांव पूरे देश में लूट और डकैती की ट्रेनिंग देने के कारण सुर्खियों में रहते हैं। आए दिन देश के कई राज्यों की पुलिस को कई मामलों में यहाँ के आरोपियों की तलाश रहती है, लेकिन अब इन गांवों की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। इसका ताजा उदाहरण है एक ऐसी लड़की जो महज 6 साल की उम्र से देश के अलग अलग राज्यों में जाकर चोरी कर रही थी। उसके दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 6 राज्यों में 100 से ज्यादा चोरियां कर चुकी है। सुनिए क्या कहना है इस युवती का। थाने पे इसलिए आई, मुझे चोरी नहीं करना, चोरी छोड़ना चाहती हूँ। एसबी सर के और गोड़ा थाने वालों की मीटिंग हुई थी कड़िया गुलखेड़ी में, तो उन लोगों ने समझाया था कि जो हम पे रोजगार बनेगा वो आप लोगों को दिलवाएंगे, आप लोगों ये काम छोड़ दो। मैं सबको कहना चाहती हूँ, गाँव वालों को, जितने भी लोग चोरी चकारी कर रहे हैं, कि छोड़ दो, एसबी सर की बात मान लो। लेकिन चोरी डकैती की दुनिया में अपनी धाक जमा चुकी इस युवती का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, आपने फिल्मों में देखा होगा। एक पुलिस अधिकारी किसी गांव में जाता है और लोगों को अपराध छोड़ने की नसीहत देता है। कुछ ऐसा ही राजगढ़ के एसपी आदित्य मिश्रा ने किया है। हालांकि उनका तरीका थोड़ा अलग था। उन्होंने हनुमान जी और रावण का उदाहरण देते हुए लोगों को समझाने की कोशिश की। हनुमान जी भी पुलिस की तरह ही थे, वो गए थे रावण को समझाने के लिए कि आपने गलती कर दी है, गलती स्वीकार करो और प्लीज सीता मैया को राम जी के पास वापस भेज दो। पर रावण तो रावण था, सबने समझाने का प्रयास किया पर वो नहीं माना, तो लंका जल गई। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आज फिर प्रशासन के हनुमान के रूप में मैं आपके पास आया हूं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया करके सही चीजों में आप आगे बढ़े। आप अगर 2 कदम चलेंगे, मैं 20 कदम चलने के लिए तैयार हूं। एसपी की इस बात का असर है कि हाल ही में 25 लोग अपराध की दुनिया छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं और अब ये युवती भी अपनी नई जिंदगी के सपने बुन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वक्फ बिल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल के खिलाफ याचिका लगा दी है। कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद ने ये याचिका दायर की है। वहीं वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको इस वक्त की बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है अब वक्फ बिल का मामला, और ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। ओवैसी ने वक्फ बिल के खिलाफ याचिका लगाई और कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की है। तो देखिए, पहले ही कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा था, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। शंकर, पहले ही कांग्रेस कह रही थी कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और अब ओवैसी ने याचिका भी लगा दी है। क्या है इस याचिका में, डिटेल्स में बताइए। देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर की गई है। 2 याचिका, जो पहली याचिका है वो कांग्रेस सांसद जावेद के द्वारा है, मोहम्मद जावेद के द्वारा एक पहली याचिका दायर की गई है, और इसी मामले पर एक दूसरी याचिका दायर हुई है। दूसरी याचिका जो है वो सांसद असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा दायर किया गया है। तो उनके तरफ से उनके वकील ने उस याचिका को दायर किया है। तो ये 2 अलग अलग याचिका जो है, दोनों याचिकाओं में एक ही मसला है, जिसमें कि जिस तरह से वक्फ संशोधन विधेयक जो 2025 है उसकी वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है और दावा किया गया है कि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। और जिस तरह से इस मामले में जो सांसद असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी इस बिल के खिलाफ याचिका दायर की गई है। ठीक है, अब ये मामला पहुंच चुका है सर्वोच्च न्यायालय में, जैसा कि पहले ही कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था। इस बीच 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई हैं, एक असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, दूसरी कांग्रेस की तरफ से। तो इसी के साथ आज हमारे साथ 5 की आंच में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की खबरों के लिए। नमस्कार।